कहानी दहशत के दूसरे हिस्से में आपका स्वागत है। पवन और बबलू की फैलाई हुई दहशत कई लोगों के दिलों में घर कर चुकी थी। लोग उस रास्ते से निकलने में खौफजदा हो जाते जिस रास्ते में वो दोनों लोगों को डरवाते थे। इस तरह से काफ़ी दिन बीत रहे थे और दोनों के पास बहुत सारा पैसा भी इकट्ठा हो गया था, मगर लालच उनकी बढ़ती ही जा रही थी। इतना ज़्यादा पैसा इकट्ठा होने के बाद भी वो लोग रुके नहीं। वो अब यही चाहते थे कि उन्हें जितना भी मिले उतना कम है। वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे बटोरना चाहते थे। एक दिन उन दोनों ने अपने जमा की हुई दौलत को जब गिना तो देखकर हैरान हो गए। उनके पास इतना पैसा था कि बैठे बैठे कई सारे गांव खरीद सकते थे और उनकी पुश्तें बैठे बैठे खा सकती थी। मगर पैसे की लालच ऐसी होती है कि इंसान का पेट नहीं भरता, और यही हाल इन दोनों का भी था। इन दोनों ने अपने काम को जारी रखा। इनके सपने और भी बड़े हो गए। पहले ये सिर्फ अपने घर तक ही सीमित थे। खुद का घर और गाड़ी लेना चाहते थे, मगर अब पूरे गांव भर खरीदने के पैसे होने के बावजूद भी ये लोग रुक नहीं रहे थे। इनके सपने और बड़े हो चले थे और इन्होंने अपने काम को भी जारी रखा था। ये लोगों को डरवाते थे और डरवाने के नए नए तरकीबें सोचा करते थे। इन लोगों के अंदर से इंसानियत धीरे धीरे मिटने लगी थी। इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता था कि इनकी फैलाई दहशत के कारण लोगों के क्या नुकसान हो सकते हैं। इसी तरह से एक दिन एक ऐसी ही घटना घटी। दरअसल हुआ यूं, एक आदमी अपनी 4 पहिए की गाड़ी से अपनी फैमिली के साथ कहीं से वापस आ रहा था। रात का वक्त था और वो भी इस इलाके में फैली हुई दहशत से वाकिफ़ था। हालांकि उसे इन बातों पर यकीन नहीं था, मगर फिर भी जब रात के वक्त वो यहाँ से गुजर रहा था तो उसके दिल में दहशत थी। उसकी बीवी भी उसे इस रास्ते से जल्दी से निकलने को कह रही थी। वो आदमी अपनी बीवी से कह रहा था कि मैं भी जानता हूँ कि इस रास्ते से निकलना सही नहीं है, मगर मजबूरी में हमें निकलना पड़ रहा है। तुम घबराओ नहीं, हम लोग सही सलामत अपने घर पहुँच जाएंगे। वो इस तरह से अपनी बीवी को समझाते हुए चल रहा था और इधर पवन और बबलू उसे अपनी ओर आता हुआ देख रहे थे। दूर से ही गाड़ी की हेडलाइट की चमक देखकर वो समझ गए थे कि कोई शिकार उनके करीब आ रहा है। इस बार इन लोगों ने पहले से ही एक इंतजाम करके रखा था। बड़ा सा एक पेड़ का टुकड़ा जो शायद किसी आंधी में गिर गया था, उसे उठाकर इन लोगों ने सड़क के बीचों बीच रख दिया। जब वो कार वाला वहाँ से गुजरा तो उसने अपने सामने उस बड़े से पेड़ को पाया। उसे देखकर उसने ब्रेक लगा दी। अब वो वहाँ पर बैठे बैठे सोच रहा था, गाड़ी से उतर कर जाए और उसे किनारे करे या फिर गाड़ी में बैठा रहे और वापस वहीं पर चला जाए जहाँ से वो आया था। मगर इसके लिए बहुत मुश्किल थी, क्योंकि जहाँ से वो आया था वो जगह अब बहुत ही ज़्यादा पीछे छूट चुकी थी। उससे करीब उसका घर था जो यहाँ से आधे घंटे की फासले पर था। अब ये मारुति वाला आदमी बहुत चक्कर में फंस गया था। फिर इसने थोड़ी हिम्मत दिखाई और अपनी बीवी से कहने लगा, तुम लोग यहीं बैठो, मैं अभी इसे किनारे करके आता हूँ। वो अपनी गाड़ी से उतरा और उस पेड़ की ओर बढ़ा जो बीचों बीच सड़क पर पड़ा हुआ था। अपने पति को यूँ अलग अकेला जाता देख उसकी बीवी भी अपनी गाड़ी से उतर आई। अपने दोनों बच्चों से बोली, बेटा तुम लोग गाड़ी में ही रहना, बाहर मत निकलना। ये कहकर वो दोनों लोग गाड़ी से निकल आए और दोनों जोड़ लगाकर उस लकड़ी के टुकड़े को वहाँ से हटाने लगे। अभी ये लोग इस तरह से उस टुकड़े को हटा ही रहे थे कि तभी बबलू और पवन ने अपना काम शुरू किया। बबलू ने एक मोटा सा पत्थर उठाया और गाड़ी पे मारा। गाड़ी पे पत्थर लगते ही बच्चे चीख पड़े। बच्चों की चीख सुनकर वो दोनों मियाँ बीवी गाड़ी की ओर दौड़ पड़े। वो लोग अभी गाड़ी के पास जा ही रहे थे कि तभी उन्होंने देखा कि सड़क के बाईं ओर से झाड़ियों को चीरते हुए
एक प्रेत आत्मा उनके करीब चली आ रही है। ये पवन ही था जिसे वो प्रेत आत्मा समझ रहे थे। उसे देखकर ये लोग बहुत ज़्यादा खौफजदा हो गए। वो आदमी तो भागते हुए गाड़ी की ओर लपका, मगर उसकी बीवी ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई। प्रेत को अपने सामने देखकर उसे दिल का दौरा पड़ गया। वो झड़ से ज़मीन पर जा गिरी। अपनी बीवी को इस तरह से गिरा हुआ देखकर वो आदमी एकदम सख्ते में आ गया। फिर उसने हिम्मत बटोरी और दौड़कर अपनी बीवी को उठाया और उसे गाड़ी की पिछली सीट में डाला और तुरंत गाड़ी स्टार्ट करके वहाँ से भागने लगा। उस औरत को गिरता हुआ देखकर पवन भी कुछ देर के लिए रुका, मगर वो प्रेत आत्मा बनकर उन लोगों की तरफ धीरे धीरे बढ़ने की एक्टिंग कर रहा था। वो ये भी समझ रहा था कि वो औरत बहुत ज़्यादा डर चुकी है, इसलिए उसने बहुत ज़्यादा कुछ नहीं किया, मगर वो रुका भी नहीं। उसे उम्मीद थी कि शायद अपनी जान बचाने के लिए वो आदमी वहाँ पर कुछ ना कुछ उनके लिए छोड़ जाए। मगर वो आदमी अपनी बीवी को लेकर वहाँ से रफू चक्कर हो गया। ये सब देखकर बबलू ने पवन से कहा, यार हम लोगों के काम में लोगों की जान का खतरा भी रहता है। इस पर पवन कहने लगा, हर काम में जान का खतरा रहता है। मैंने उसकी जान थोड़ी ली, वो खुद ही दिल की कमज़ोर थी और वैसे भी वो अभी मरी कहाँ है। मुझे लगता है उसे दिल का दौरा पड़ा है। वो औरत बहुत ज़्यादा तड़प रही थी। किसी तरह उसके हस्बैंड ने उसे हॉस्पिटल पहुंचाया। उसकी जान तो बच गई, मगर वो बहुत ज़्यादा डर चुकी थी। इधर पवन और बबलू लगातार अपने काम में लगे हुए थे। वो सारा दिन उसी खंडहर में रुकते और रात के वक्त अपना हुलिया बदलकर लोगों को डरवाने के लिए निकल पड़ते। एक रोज़ की बात है, दोपहर का समय था और पवन उसी खंडहर में लेटा हुआ था। बबलू कहीं बाहर गया था। पवन उसी खंडहर में लेटा हुआ ये सोच विचार कर रहा था कि जब जी भर के उसे पैसे मिलेंगे तो वो अपनी अगली ज़िंदगी में क्या करेगा, कहाँ जाएगा, कैसे रहेगा। वो इन्हीं ख्यालों में खोया हुआ था कि तभी उसे एक आहट सुनाई दी। वो झट से उठकर बैठ गया। उसे दो चीज़ों का डर था। एक ये कि वहाँ पर कोई सचमुच आसेब ना हो जिसका एहसास उसे पहले हुआ। दूसरा ये कि कोई और पुलिस या कोई और गांव का आदमी उसकी असलियत को ना जान गया हो। यही सब सोचकर वो उठकर बैठा। उसे महसूस हो रहा था कि वहाँ पर कोई ना कोई ज़रूर है। वो खुद को छुपाते हुए आसपास नज़रें दौड़ाने लगा, मगर उसे वहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं दिया। उसे पक्का यकीन था कि उसने किसी की आहट सुनी थी। ये इंसानी आहट लग रही थी। कुछ तो था जो उसे परेशान कर रहा था। उसने इधर उधर काफ़ी देर तक नज़र रखी। उसे जब कोई भी नहीं मिला तो वापस वो आकर खंडहर में बैठ गया। सोचने लगा कि यहाँ पर अब ज़्यादा देर रुकना ठीक नहीं। पैसे समेटकर अब यहाँ से निकल जाना चाहिए। कोई लंबा हाथ मारना चाहिए। वो अभी ये विचार कर ही रहा था कि तभी बबलू भी वहाँ आ पहुँचा। उसने अपने मन की बात बबलू से कही तो बबलू भी कहने लगा, ठीक है, जैसा तुम चाहो। हम लोग तो अब जब चाहें तब पैसे कमा सकते हैं। बस हमसे डरने वाला या तो बेहोश हो या तो हमारे कदमों में वो पैसे रख जाए। दोनों लोग हंसने लगे। अगली रात को उन लोगों ने अपना काम शुरू किया। जैसे जैसे पैसे आ रहे थे वो लोग लोगों को डराने के लिए नए नए तरीके आजमा रहे थे। इस बार बबलू मार्केट से छोटे छोटे बल्ब लाया था, जिन्हें अपने आँखों के ऊपरी पटल पर बांधकर पवन जब रात में टहलता तो छोटे से स्विच के सहारे उसे जला देता। उसमें छोटे से सेल लगे होते जो बल्ब को रोशन कर देते और इस तरह से लाल पीले बल्ब को देखकर यूँ लगता कि किसी भूत की आंखें चमक रही हों। और ये सब उन लोगों को डराने के लिए काफ़ी होता जो वहाँ से गुजर रहे होते। लोगों के दिलों में ढेर सारी दहशत हो जाती। इस तरह से जो भी उन्हें देखता वो डर जाता। पवन और बबलू
अब एक तरीका और आजमाते थे। वो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते थे कि लोगों को करीब से डराएं। करीब से डरने की वजह से लोग या तो बेहोश होते थे या तो वहाँ से जल्दी से भागने की कोशिश में अपना कीमती सामान वहीं छोड़ जाते थे। एक दिन की बात है, एक रात एक बुजुर्ग आदमी साइकिल पर सवार बेचारा वहाँ से गुजर रहा था। वो डरा हुआ भी था। किसी तरह से साइकिल भगाते हुए वो वहाँ से जा रहा था। तभी अचानक से पेड़ के पीछे से निकलकर पवन ने उस पर हमला किया। उसे थोड़ा सा धक्का दिया। एकाएक हमला होने के कारण वो बुजुर्ग डर गया। झट से वो ज़मीन पर आ गिरा और जब उसने खुद को संभाला तो एक भयानक सी शख्सियत को देखा जिसकी आंखें से अंगारे बरस रहे थे। ये देखकर वो डर गया, चीख पड़ा, साइकिल छोड़ के ही वहाँ से भागने लगा। मगर पवन ने लपक कर उसके गिरेबान को पकड़ लिया। खौफ के मारे उस बूढ़े आदमी के शरीर से ताकत जा रही थी। पवन ने उसे झिटक कर एक तरफ फेंक दिया। वो बिना कुछ बोले उसकी तरफ बढ़ने लगा। उस बूढ़े आदमी ने सोचा कि ये लुटेरे की आत्मा आज उसे छोड़ेगी नहीं, इसलिए उस बेचारे के जेब में जो कुछ भी था उसने निकाल कर इसको दे दिया और उसके बाद वो वहाँ से भाग निकला। भागते हुए उस बेचारे ने एक बार ही पलट कर देखा और फिर बिना पलटे ही अपने रास्ते भाग गया। इधर पवन ने उसके फेंके हुए पैसों को उठाया। बहुत ढेर सारे पैसे थे। शायद वो अभी अभी बैंक से निकाल कर लाया था। किसी काम से ये पैसे निकाल कर यहाँ से गुजर रहा था, लेकिन इन सब बातों को सोचकर अब कोई फ़ायदा नहीं था। उसे तो बस पैसे से मतलब था। कड़क और नई नोटें देखकर इस बात का अंदाज़ा अच्छे से लगाया जा सकता था कि ये आज ही बैंक से निकाली हुई नोटें हैं। खैर वो पैसे लेकर वो लोग वापस आ रहे थे और वापस आकर वो लोग अपने खंडहर में रुक गए। और उसी रात को दोबारा से पवन ने उस आहट को महसूस किया। वो जब भी उस आहट को महसूस करता थोड़ा सा डर जाता। उसके दिल में डर होने लगता। वो जब भी ये आहटें सुनता तो इस बात का जिक्र बबलू से करता, मगर कमाल की बात थी बबलू को इन आहटों के बारे में कुछ नहीं मालूम था। उसे वो आहटें नहीं सुनाई देती थीं। ये सोचकर कि बबलू को आहटें सुनाई नहीं देती, उसे ये आहटें सुनाई देती हैं, पवन डरने लगा। उसे शंका हो रही थी कि कहीं सच में कोई आसेब उसके पीछे तो नहीं लग गया, क्योंकि वो भूत प्रेत की एक्टिंग करके लोगों को डराता है। हो सकता है कि किसी भूत प्रेत या जिन की नज़र उस पर पड़ी हो और उसने सबक सिखाने के लिए उसका पीछा करना शुरू कर दिया हो। वो जब भी इन सब बातों को बबलू से कहता तो बबलू यही कहता कि तुम बहुत ज़्यादा डर गए हो और कुछ नहीं है, ये सिर्फ फिजूल है, फिजूल की बातें तुम्हारे दिमाग में चला करती हैं। ये लोग रोज़ रात में जाते, अपने शिकार को डराते और जो कुछ भी मिलता उसे बटोर कर अपने साथ ले आते और जब भी ये वापस आते तब पवन को वो आहटें सुनाई पड़ती। पवन को वो अक्स भी दिखाई देता जो उसने पिछली बार पेड़ के पास देखा था। वो अक्सर देखता कि कोई उसे छुपकर देखने की कोशिश कर रहा है और जब भी वो बबलू को बताता, बबलू वहाँ पर जाकर ज़रूर देखता। वहाँ पर जब वो जाता तो उस जगह पर उसे कुछ ना मिलता। इस तरह से काफ़ी दिन हो गए। पवन का डर भी दिन पर दिन बढ़ता चला गया। एक दिन पवन ने बबलू से कहा, यार बबलू, मुझे वो आहटें सुनाई पड़ती हैं। मुझे किसी का अक्स कभी कभी दिखाई देता है। वहाँ ज़रूर कोई ना कोई होता है, मगर जब तुम जाते हो तो वो गायब हो जाता है। यार मुझे डर लग रहा है, हम लोगों को अब ये काम रोक देना चाहिए। उसकी बात पर बबलू कहता, मगर तुम तो कह रहे थे कि तुम्हें और भी दौलत चाहिए। पवन कहने लगता, जो भी था वो था, अब हम लोगों के हालात सुधर गए हैं। हम लोग अब इस दौलत का इस्तेमाल करेंगे। हमें अब और दूसरी दौलत नहीं चाहिए। और ज़्यादा पाकर क्या करेंगे, ज़िंदगी भर कमाएंगे ही तो उड़ाएंगे कब। अब ये सब काम बंद करते हैं। उसकी बात पर बबलू कहने लगा, ठीक है यार, वैसे भी मेरा भी जी उब चुका है। चलो एक काम करते हैं, एक आखिरी हाथ मारते हैं
और फिर यहाँ से रफू चक्कर हो चलेंगे। इस पर पवन कहने लगा, मगर एक रात में हमें और भी क्या मिल सकता है। उसकी बात पर बबलू बोला, नहीं नहीं दोस्त, समझे नहीं, इस बार हम किसी को डराएंगे नहीं, बल्कि थोड़ा सा अलग काम करेंगे। देखो मेरी बात सुनो, यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक बड़े ही अमीर सेठ रहते हैं और उनके पास बहुत सारा पैसा है। मैं बाहर जाता रहता हूँ ना, तो मुझे मालूम है। इस बार जब बाहर गया था तो उन्होंने ढेर सारे जेवर खरीदे थे और मैंने उनका पीछा भी किया। यहीं करीब में ही उनका घर है। हाँ, कुछ लठैत उनके घर के चारों ओर रहते हैं, पहरा देते हैं। तुम्हें बस उनका ध्यान भटकाना है। मैं अंदर घुस के तिजोरी साफ कर दूंगा। इस काम में मैं माहिर हूँ। उसकी बात सुनकर पवन कहने लगा, ठीक है। तो ये बात डन रही और इसके बाद हम लोग अपने अपने रास्ते चल देंगे। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। उन लोगों ने प्लान किया और फिर दूसरी रात को वो लोग उसी सेठ के घर के करीब जा पहुंचे। बबलू ने कहा कि तुम यहाँ पर अजीब सी आवाज़ें करना, इस लाइट को जलाना, जिसको देखकर लठैत समझे कि प्रेत उनके करीब आ रहा है। और यकीन मानो, जब सारे लोग इधर आ जाएंगे तब मैं इनके घर में फांद कर तिजोरी साफ कर दूंगा। उनका यही प्लान था और इसी तरह से उन लोगों ने प्लान पे काम भी किया। सेठ जी का घर गांव के किनारे के इलाके में था, इसलिए उस तरफ काफ़ी सन्नाटा था। जब इन लोगों ने अपना प्लान शुरू किया, पवन सेठ जी के घर के थोड़ा सा दूरी पर जाकर रुका। उसने अजीब से कपड़े पहन रखे थे और वो सामने आकर खड़ा हुआ था ताकि लोग उसे देख पाएं। फिर उसने बटन ऑन किया जिससे वो छोटे बल्ब जल पड़े, जिसको उसने अपने पलकों के ऊपर रखा हुआ था। ये देखकर एक लठैत चिल्ला पड़ा, देखो देखो, वहाँ पर भूत है। ये सब सुनकर और भी लठैत वहाँ पर दौड़कर चले आए। मौका पाकर बबलू सेठ जी के घर में दाखिल हो गया। सेठ जी के घर में सिर्फ उनकी एक लौती बेटी थी और दूसरा कोई नहीं। सेठ जी की बीवी थी और सेठ जी खुद। शोर शराबा सुनकर जब सेठ जी बाहर आए तो उन्होंने देखा वाकई में वहाँ पर भूत था। उन्हें नहीं मालूम था कि वो कोई भूत नहीं बल्कि पवन है। उनके लिए तो ये भूत ही था। ये शोर शराबा सुनकर कुछ लोग और भी वहाँ आ गए और जमावड़ा लगाकर उसे देखने लगे। पवन काफ़ी देर तक उन्हें बहलाता रहा। इधर बबलू ने जल्दी से सेठ जी की तिजोरी साफ कर दी। उसने और भी आसपास छानबीन की। उसे जो कुछ भी कीमती सामान मिला उसने सब रख लिया और फिर कूदता फांदता हुआ सेठ जी के घर से निकलकर बाहर आ गया। दूर से ही उसने टॉर्च जलाकर बबलू को इशारा किया। जब दूर से उसने बबलू का इशारा देखा तो वो चुपचाप वहाँ से बाहर की ओर आ गया। उसे जाता हुआ देखकर लठैतों ने उनका पीछा करने की कोशिश की, मगर थोड़ा सा दूर होने के बाद पवन लंबे पांव भागता हुआ वहाँ से दूर निकल आया। लठैतों ने थोड़ी हिम्मत तो दिखाई, मगर वो ज़्यादा दूर उसका पीछा नहीं कर पाए। थोड़ी दूर पीछे जाकर ही वो लौट आए और इधर ये दोनों अब सेठ जी की दौलत को पाकर खुश थे। पवन और बबलू दोनों लोग वहाँ से चलते हुए अपने खंडहर की ओर आ रहे थे। पवन ने कहा, मुझे आज डर लग रहा था लेकिन अब अच्छा लग रहा है। अब मैं आराम से अपनी ज़िंदगी जीऊँगा। यही सब बातें करते हुए वो लोग खंडहर के करीब पहुंच गए, मगर जैसे ही वो लोग खंडहर के दरवाजे के करीब आए, उन लोगों के कदम ठिठक कर रुक गए। उनके सामने एक अजीब सी औरत खड़ी थी। लाल जोड़े में वो औरत उस दरवाजे के सामने थी, जिसके बाल खुले थे। उसने सिर पर घूंघट सा लगा रखा था और वो बीचों बीच दरवाजे पर खड़ी थी। उसे देखकर पवन को याद आया, ऐसा ही कुछ अक्स उसने पहले भी देखा है। उसने बबलू से कहा, बबलू, यही है वो जो हम लोग का पीछा करती है। बबलू ने उस औरत की ओर देखा और कहा, कौन हो तुम और यहाँ कैसे पहुँची? वो औरत
बबलू की बात का जवाब दिए बगैर वहीं पर खड़ी रही। बबलू ने उससे कहा, अगर तुम यहाँ से गई नहीं तो अंजाम बुरा होगा, कहता हूँ यहाँ से चली जाओ। वो बिना हिस्सो हरकत वहीं खड़ी रही। वो अपनी जगह पर खड़ी रही, वहाँ से टस से मस तक ना हुई। बबलू ने अपनी टॉर्च जलाई और उसके चेहरे की ओर लगाया। अंधेरे की वजह से उसका चेहरा दिख नहीं रहा था, इसलिए बबलू ने उसके चेहरे पर टॉर्च लगाई। मगर जैसे ही उसने उसके चेहरे पर टॉर्च लगाई, जो नज़ारा उन लोगों ने देखा, उनके मुंह से चीखें निकल आई। वो औरत टॉर्च लगते ही बड़ी तेजी से चीख पड़ी। उसके दांत बाहर को निकले हुए थे और मुंह से खून टपक रहा था, और टॉर्च लगते ही वो चिल्लाकर उन लोग पर झपट पड़ी। ये नज़ारा देखकर वो लोग अपना सामान वहीं छोड़कर भागने लगे। अभी वो कुछ कदम दूर भागे ही थे कि उन्होंने देखा कि सामने से एक लंबा चौड़ा सा आदमी हाथ में कुल्हाड़ी लेकर उनकी तरफ बढ़ रहा है। पूरा शरीर काले कलर का और बड़ी बड़ी गोल आंखें। वो उनकी तरफ ही बढ़ रहा था। उसको अपने ओर बढ़ता देखकर पवन का सिर चकराने लगा। ये सदमा वो बर्दाश्त नहीं कर पाया और धड़ से ज़मीन पर जा गिरा, और उसके बाद उसे कोई होश न रहा। उसे नहीं पता चला कि वो कितनी देर तक या कितने दिनों तक बेहोश रहा। जब उसे होश आया तो खुद को अस्पताल में पाया। होश आता देखकर नर्स ने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने उसको चेक किया, उसका हाल चाल पूछा, और उसके बाद डॉक्टर ने बबलू को बुलवाया। बबलू जब वहाँ पर आया तो उसने भी पवन को देखकर उसका हाल चाल पूछा। पवन ने बबलू से कहा, यार हम लोग वहाँ से कैसे बच निकले। इस पर पवन कहने लगा, तुम्हारे बेहोश होने के बाद वो लोग मेरे पीछे पड़ गए और मैं भागते हुए सड़क पर आया। भला हो दो लोगों का जो वहाँ से गुजर रहे थे। उन लोगों ने हमारे लिए गाड़ी रोकी और फिर तुमको उठाकर अपनी गाड़ी में भी रखा। जब वो लोग आए तब वो चुड़ैल और वो लंबा सा भूत जो हम लोग को मारने आ रहा था वहाँ से गायब हो चुके थे। हम लोग जल्दी से वहाँ से अस्पताल आ गए। 2 दिन से बेहोश थे तुम, अब ठीक हो ना। पवन ने कहा, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस डर के मारे बेहोश हुआ था, अब यहाँ से निकलना चाहता हूँ। उसकी बात पर पवन कहने लगा, ठीक है हम लोग कल यहाँ से निकल जाएंगे। तुम्हें नई ज़िंदगी मुबारक हो, अच्छे से रहना दोस्त। और हाँ, ये थोड़ा सा सामान है। उसने एक सूटकेस पवन के पास रख दिया और ये कहकर वहाँ से चला गया कि दोबारा मुलाकात होगी। बबलू के जाते ही पवन उस सूटकेस को खोलने की कोशिश करने लगा। इधर बबलू अस्पताल से बाहर आकर अपनी गाड़ी की ओर बढ़ने लगा। जैसे जैसे वो गाड़ी की ओर बढ़ रहा था, हंसी उसके चेहरे पर सज रही थी। उसकी हंसी ठहाकों में बदल गई। वो ज़ोर ज़ोर से हंसता हुआ गाड़ी के करीब आ पहुंचा। दोस्तों, इस कहानी के इस हिस्से से थोड़ा सा पीछे चलते हैं। जब बबलू और पवन ने उस औरत को उस खंडहर के पास खड़े पाया था, जब बबलू ने उसके चेहरे पर अपनी टॉर्च लगाई तो वो उनकी ओर झपटी। दोनों जान बचाकर भागे तो सामने से एक भूत आता हुआ उन्हें दिखाई दिया। ये सदमा पवन बर्दाश्त नहीं कर पाया और झट से ज़मीन पर गिर गया। वो बेहोश हो गया। उसके बेहोश होने के बाद वो औरत और वो भूत बबलू के पास आकर खड़े हो गए। वो दोनों बबलू को काफ़ी देर तक घूरते रहे। फिर धीरे धीरे वो दोनों हंसने लगे। उनके साथ बबलू भी ठहाके लगाकर हंसने लगा और तीनों एक दूसरे से गले मिलने लगे। इसके बाद उस औरत ने अपने नकली दांत निकाले और बबलू से कहने लगी, क्या प्लान बनाया है बबलू, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। बबलू ने कहा, हाँ ये मुर्गा बचपन का मेरा दोस्त है और मैंने इसे फंसाया, इसे इस्तेमाल किया। अगर नुकसान होता तो इसी को होता। खैर अब जो भी हो, इसकी हिम्मत जवाब दे गई है, इसलिए ये आगे काम करने से इनकार कर रहा था। लेकिन कोई बात नहीं, हम लोगों के पास बहुत दौलत आ चुकी है। चलो अब इसको अस्पताल पहुंचा दें ताकि ये ठीक ठाक रहे। थोड़ी कीमत इसे दे देंगे, अपना गुजारा करेगा और हम लोग
यहाँ से रफू चक्कर हो जाएंगे, फिर हम लोग शादी करके एक साथ रहेंगे। ये प्लान था बबलू का। बबलू ने पवन को उठाया और वहाँ से उसे अस्पताल ले आया। उसके बाद की कहानी आपको पता है कि पवन के होश आने के बाद बबलू ने उसे सूटकेस में पैसे दिए और वहाँ से बाहर निकल आया। बाहर निकल कर वो गाड़ी में बैठा, जिसमें पहले से वो औरत जो भूतनी बन के उन दोनों को डरवा रही थी और उसका भाई जो भूत बना हुआ था, वो दोनों बैठे हुए थे। वो दोनों गाड़ी स्टार्ट करके वहाँ से चले गए। इधर पवन ने जब सूटकेस खोला तो अंदर पैसों की गड्डियाँ देखी। उसमें एक चिट्ठी भी थी जिसमें बबलू ने पवन को सब कुछ साफ साफ बता रखा था। कहा था कि इसमें थोड़ी सी दौलत है जो हमने बहुत कम वक्त में कमाई थी, इसमें तुम अपना एक घर और गाड़ी ले सकते हो, बाकी सारी दौलत मैं खुद लेकर जा रहा हूँ। मैं तुम्हें धोखा दे रहा हूँ, इस बात का बुरा मत मानना दोस्त। ये सब कुछ मैंने तुमसे ही सीखा है। और जिस औरत को तुम भूतनी समझ रहे थे, मैं उससे शादी करने जा रहा हूँ। और जिसको तुम भूत समझ रहे थे वो उस औरत का भाई है। जब तुम ये पढ़ रहे होगे तब तक मैं तुम्हारी पहुँच से दूर जा चुका हूँगा। माफ़ करना दोस्त, मगर दुनिया की सच्चाई ही यही है। हर इंसान को पैसा प्यारा होता है। मुझे भी प्यारा है, तुम्हें भी प्यारा है। मैं तुमसे ज़्यादा पैसा कमा ले गया और तुम मुझसे कम, मगर कोई बात नहीं, मेरे दोस्त हो ना, इसीलिए गुजारा करने भर का मैंने तुमको दे रखा है। और हाँ, इस बात का जिक्र किसी और से मत करना, क्योंकि अगर लोगों को पता चल गया कि तुम ही लोगों को भूत बनकर डरवा रहे थे तो लोग तुम्हें पीट पीट कर मार डालेंगे। अगर पुलिस ने पकड़ लिया तो तुम्हें लंबी जेल होगी। अब सोच समझ कर अपनी लाइफ को एंजॉय करना। इस कहानी में हमने देखा कि पवन को कुछ भी हासिल नहीं हुआ। उसने अपना समय भी गंवाया और समय गंवाने के साथ उसे कुछ मिला भी नहीं। अगर कुछ मिला तो बहुत थोड़ा सा। सबसे ज़्यादा तो उसका दोस्त बबलू ही ले गया। पवन ने बहुत दहशत फैलाई, मगर किसी को अब उसकी सच्चाई न पता चल जाए, वो खुद इसी दहशत में जी रहा है।